इस वीडियो में हम जनरल एप्टीट्यूड के गेट क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 इज स्टैंडर्ड अप्रोच एंड मेथड 2 इज ट्रिक्स। ये क्वेश्चन आया था गेट 2011 टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल आयन के पेपर में। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 + 44 + 444 + so on इज वॉट। वी हैव 4 ऑप्शन A, B, C एंड D। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 इज स्टैंडर्ड अप्रोच। हमें फाइंड करना था सम ऑफ दिस सीरीज 4 + 44 + 444 + so on। ऐसे हमारे पास n टर्म्स थे, राइट। बट ना तो ये सीरीज AP सीरीज है, ना ये GP सीरीज है, ना ही HP सीरीज। तो हम सम फाइंड करेंगे कैसे? ये डायरेक्टली नहीं होगा, हमको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, 4 को कॉमन निकाल दिया फ्रॉम दैट सीरीज। जब मैंने 4 को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में रहेगा 1 + 11 + 111 + so on। अभी भी ना तो ये AP सीरीज़ है, ना HP, ना GP। तो क्या करें? फिर हमने किया मल्टीप्लाई विथ 9 एंड डिवाइड विथ 9। जैसे हमने मल्टीप्लाई विथ 9 किया, सारे टर्म्स 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गए एंड यू कैन सी दी सीरीज नाउ, राइट। और एक डिनोमिनेटर में 9 क्योंकि हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। चलिए नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि अभी भी ये AP, GP और HP सीरीज में नहीं है, हम लिखेंगे 9 को एज 10 - 1, 99 को लिखेंगे 10² - 1, 999 को लिखेंगे 10³ - 1 एंड सो ऑन। नाउ हम 10, 10² 10³ इन सब की जोड़ी बना देंगे। कैन यू सी दिस? इनका एक सीक्वेंस, और जो रिमेनिंग पार्ट है -1 -1 -1, इन सब का दूसरा सीक्वेंस। बट भूलना मत, दिस इज nth टर्म, है ना। ये कैसे है? n टर्म्स वाले सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। तो दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको दिखाई दे रहा है दिस सीरीज इज अ GP सीरीज, राइट। GP सीरीज है जिसमें इफ़ यू सी द रेशियो कांस्टेंट है एंड दैट इज 10। रेशियो कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म, सो नेक्स्ट टर्म इज 10² अपॉन द प्रीवियस टर्म, सो प्रीवियस टर्म इज 10, so the ratio is 10। क्या ये रेशियो कांस्टेंट थ्रू आउट है? यू कैन ट्राई नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म, यस द रेशियो इज सेम। अब GP सीरीज ऑफ द n टर्म, इसका फॉर्मूला है S = A × R का पावर n - 1 अपॉन R - 1, ओके। अब R की वैल्यू 10 थी तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी गॉट द रिजल्ट। इसका काम हो चुका है, दूसरा सीरीज बच गया है। बट ये सीरीज बहुत ही छोटा सा है। कैसा है? 1 + 1 + 1 + so on अप टिल n टर्म्स, है ना। सो समेशन 1 ऑफ n टर्म इज n, सिंपल। तो चलिए देखते हैं फाइनल आंसर। फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप 4/9 तो कांस्टेंट था। हमने जब फर्स्ट सीक्वेंस देखा 10 + 10² + 10³ एंड so on, उसमें से सम का आंसर आया था ये, और जो 1 + 1 + 1 + वाला सीरीज था उसका आंसर था n। अब अगर आप सिंप्लीफाई करते हो यू आर गेटिंग दिस आंसर विच इज़ ऑप्शन C। थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है बट आंसर आता है। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक, कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते थे। सो चलिए देखते हैं ट्रिक। उस ट्रिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। आपने बिल्कुल सही सुना कि हमारे क्वेश्चन में था ये सीक्वेंस जिसमें n टर्म्स थे एंड हमको इस सम को जनरलाइज करना था, और क्वेश्चन में काफ़ी जनरलाइज्ड वर्जन दिया गया था, है ना। ऑप्शन A, B, C, D सारे n के टर्म्स में थे। बट मैं आपसे कह रहा हूँ टेक द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग। आप कहो ये सीक्वेंस में n टर्म्स नहीं थे, आप ये कहो ये सीक्वेंस में सिर्फ 1 टर्म था। सो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो n = 1, द नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 एंड हेंस अगर एक ही टर्म है तो इस सीरीज का सम क्या होगा? ध्यान से देखना, अगर एक ही टर्म है मतलब पहला ही टर्म है, बाकी सब आप डिस्कार्ड कर रहे हो, आगे की वैल्यूज़ चाहिए ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर आप एक ही टर्म रखते हो तो सम की वैल्यू 4 आती है, बिल्कुल। अब ये चेक करो कि n को 1 रखने पर सम की वैल्यू 4 कौन देगा? क्या ऑप्शन A देगा, B, C या D? तो हमने सारे ऑप्शंस में A, B, C, D हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी। आप देख भी सकते हो हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी है, करेक्ट। नाउ डू द कैलकुलेशन। क्या ऑप्शन A हमको 4 आंसर दे रहा है? आंसर इज नो, इट्स नॉट इक्वल टू 4। क्या ऑप्शन B हमको आंसर 4 दे रहा है? नो।
क्या ऑप्शन सी हमको आंसर 4 दे रहा है? द आंसर इज़ येस, तो वो ऑप्शन सही। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, जब भी आप कोई ट्रिक करते हो मेक श्योर यू अप्लाई ऑन ऑल दी ऑप्शन। तो हमने लास्ट ऑप्शन को भी देख लिया, कहीं ये ट्रिक फेल ना हो जाए। एंड फाइनली आई हैव सीन कि ऑप्शन डी भी आंसर 4 नहीं देता, एंड हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये बहुत ही फास्टेस्ट तरीका है, एग्ज़ाम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज ट्रेनिक जैन, पीस आउट। In this video, we are going to solve numerical ability gate question by 3 method. ये gate question 2016 telecom and mechanical के पेपर में आया था। The question is, if q to the power minus a is equal to 1 by r and r to the power minus b is equal to 1 over s and s to the power minus c is equal to 1 over q, the value of a into b into c is what? Option A, rq as the whole inverse, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 या फिर ऑप्शन डी आर प्लस क्यू प्लस एस। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं मेथड 1, द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन पार्ट था q टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू 1 ओवर आर। हम इस टर्म को लिख सकते हैं 1 अपॉन क्यू टू द पावर ए एंड देन दैट इज इक्वल टू 1 ओवर आर। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट r इज इक्वल टू q टू दी पावर a। बट हमें फाइंड करना था a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या है, और इसलिए इस एक्सप्रेशन में से मुझे a इज इक्वल टू समथिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड। अगर मैं लॉग लेता हूँ ऑन बोथ दी साइड देन लॉग r इज इक्वल टू लॉग q टू दी पावर a। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग q टू दी पावर a कैन बी रिटन एज a इंटू लॉग q। और फाइनली आपको a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू लॉग आर अपॉन लॉग क्यू। सिमिलरली आप b की वैल्यू निकाल सकते हो और c की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इसके बाद एडिशनल 2 टर्म्स भी गिवन थे क्वेश्चन में। देवर r टू द पावर माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन s, s टू द पावर माइनस c इज 1 अपॉन q। सेम टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो फर्स्ट वाले के लिए किया था, और ऐसे आपको गो थ्रू करना है टू गेट द फाइनल आंसर। सो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आपको मिलता है b इज इक्वल टू लॉग s अपॉन लॉग r और c इज इक्वल टू लॉग q अपॉन लॉग s। फाइनली हमें फाइंड करना था a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अब सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, दिस टर्म इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जब आप सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो तो लॉग क्यू कैंसिल आउट, लॉग s कैंसिल आउट, log r कैंसिल आउट, एंड द फाइनल आंसर इज 1। तो चलिए अब जाते हैं फिर से क्वेश्चन में एंड लेट अस सी विच ऑप्शन वॉज करेक्ट। तो अगर आप क्वेश्चन में देखते हो, हाँ, तो जब आप क्वेश्चन में देखते हो तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, राइट। तो चलिए अब देखते हैं मेथड 2, कैसे इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व किया जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते हो देन Q, R एंड S इन पर कोई भी कंडीशन नहीं है, और इसलिए हम यहाँ पर अजम्पशन कर सकते हैं। वॉट आई कैन से इज लेट Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S। इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ हो जाएगी, इफ़ यू सी दिस टर्म आई कैन से दिस टर्म एज Q टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू R टू द पावर माइनस 1। अब क्योंकि मैंने कहा है Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S, तो इसको मैं कह सकता हूँ रिप्लेस Q विथ R, क्योंकि सब कुछ सेम है। सो r टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू r टू द पावर माइनस 1। अब अगर आप पावर्स को कंपेयर करते हो, कंपेयर दी पावर्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। चलो a की वैल्यू मिल गई, अब मेरे को b एंड c की वैल्यू चाहिए, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टू दी नेक्स्ट टर्म। सो इसको सिलेक्ट करो, सेम काम आप कीजिए, r टू द पावर माइनस बी इज इक्वल टू एस टू द पावर माइनस 1। अब क्योंकि r और s सेम है, अभी हमने देखा था, सो r टू द पावर माइनस बी इज इक्वल टू r टू द पावर माइनस 1। अब अगर आप पावर्स को कंपेयर करते हो देन द वैल्यू ऑफ b कम्स आउट टू बी 1, एंड फाइनली जब आप लास्ट टर्म को देखोगे, दिस टर्म
एस टू द पावर माइनस सी इज इक्वल टू 1/q। सेम लॉजिक से आप कह सकते हो सी की वैल्यू 1 है। जब ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू 1 है तो ए इंटू बी इंटू सी क्या होगा? यस, द आंसर इज सी। तो ये था ट्रिक। जब कोई भी कंडीशन ना हो क्यू आर एंड एस पर, यू कैन यूज़ दिस टेक्निक और आंसर जल्दी निकाल सकते हो। चलिए एक और मेथड देखते हैं, मेथड 3, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। तो चलिए देखते हैं मेथड 3 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट्स अ लॉजिकल अप्रोच। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, आर को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे और q टू द पावर माइनस ए को राइट हैंड साइड में भेजते हैं। सो 1/q टू द पावर माइनस ए, जिसको लिख सकते हैं q टू द पावर ए। सो यहाँ से हमें पता चलता है दैट r इज इक्वल टू q टू द पावर ए। क्या सेम काम हम बाकी दोनों के लिए कर सकते हैं? इफ़ वी डू दैट तो कौन सी इक्वेशंस बन रहे हैं? s इज इक्वल टू r टू द पावर b फ्रॉम दिस थिंग, और यहाँ से हमको मिल रहा है q इज इक्वल टू s टू द पावर c। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन। व्हाट आई एम सेइंग इस टर्म को ध्यान से देखो, q इज इक्वल टू s टू द पावर c। सो हम s को रिप्लेस कर सकते हैं एज r टू द पावर b। सो अगर हम s को रिप्लेस करते हैं r टू द पावर b तो चीज़ें कुछ इस प्रकार दिख रही है। देन आई कैन से दिस इज नथिंग बट r टू द पावर bc, राइट। बट r भी तो क्या था? r भी था q टू द पावर a। सो यहाँ पर r को रिप्लेस कर दो q टू द पावर a। एंड फाइनली मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया वेयर द थिंग्स आर गोइंग। यस, सी दिस थिंग एंड दिस थिंग। व्हाट इज द कंक्लूजन? लेफ्ट हैंड साइड में q टू द पावर 1 था एंड राइट हैंड साइड में था q टू द पावर a b c। सो इफ यू कंपेयर द पावर्स यू विल गेट द आंसर a इंटू b इंटू c इज 1। क्लियर? तो ये भी काफ़ी बढ़िया तरीका है टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द इंडाइसिस कॉन्सेप्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज श्रेनिक जैन, पीस आउट। In this video, we will solve general aptitude GATE question by two method. ये क्वेश्चन आया था GATE 2016 टेलीकॉम के पेपर में। If mod 9y minus 6 is 3, then y square minus 4y by 3 is what? Option A 0, option B 1/3, option C -1/3 या option D undefined। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं मेथड 1, द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमको फाइंड करना है y स्क्वायर माइनस 4y बाई 3। गिवन पार्ट है मॉड 9y माइनस 6 इज 3। चाहिए स्क्वायर और दे रखा है पावर 1। तो ऑब्वियस सा स्टेप क्या होगा? स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड। अगर इस इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ दी साइड, इट वुड लुक लाइक मॉड 9y माइनस 6 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको मॉड a माइनस बी दी होल स्क्वायर का एक्सपांशन पता होना चाहिए। इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अब आप सोच रहे हो सर ये एक्सपांशन तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर का है। मैं भी तो आपको यही बता रहा हूँ, अगर आप मॉड के टर्म को एक्सपांड कर रहे हैं बट अगर वो स्क्वायर्ड है तो फिर मॉड का सिग्निफिकेंस हट जाता है ना। याद रखना, अगर ये स्क्वायर नहीं होता, पावर 1 होता, तो फिर मॉड का सिग्निफिकेंस भी होता। क्लियर? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं, इट वुड बिकम 81y स्क्वायर माइनस 108y प्लस 36 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9। 81 से डिवाइड कर दो तो y स्क्वायर माइनस 108y बाई 81 प्लस 36 बाई 81 इज इक्वल टू 9 बाई 8। सिंप्लीफाई कर लो, इट वुड बिकम y स्क्वायर माइनस 4 बाई 3y दैट इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दो। ओके, सो 9 बाई 81 माइनस 36 बाई 81। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो द आंसर इज़ -1/3 और वही हमको चाहिए था। केयरफुली देखना, ये था y स्क्वायर माइनस 4y बाई 3, हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिला है y स्क्वायर माइनस 4y बाई 3 और राइट हैंड साइड में आंसर है -1/3 विच इज़ ऑप्शन सी। सिंपल। तो चलिए अब देखते हैं मेथड 2,
द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसको मैं कहता हूँ ट्रिक। यहाँ पर ट्रिक का नाम है, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक एंड फेमस टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। यस, अगर आप सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकता था। जैसे इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, मॉड 9y माइनस 6 इज़ 3, तो आप y की वैल्यू गेस कीजिए। क्लियरली y की वैल्यू 0 तो नहीं है, बट अगर मैं y को 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या LHS और RHS सेम बनता है? आपका आंसर होगा येस। ट्राई कीजिए, LHS बन जाएगा मॉड 9 इंटू 1 माइनस 6 विच कम्स आउट टू बी मॉड 9 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू मॉड 3, जो 3 के बराबर है, एंड दैट इज़ इक्वल टू RHS। सो येस, आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है वो सही है। अगर आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है वो सही है तो अब y की जगह यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, y इज़ 1। तो आंसर क्या बन रहा है? द आंसर कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन इज़ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई 3 विच इज़ 1 माइनस 4 बाई 3, जिसका आंसर है -1/3। एज सिंपल एज दैट, ऑप्शन सी सही हो गया। तो इतना जल्दी आप बना सकते हो अगर आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता है। दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन ट्रिक विच वॉज अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज ट्रेनिक जैन, पीस आउट। इस वीडियो में हम जनरल एप्टीट्यूड के गेट क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। ये गेट क्वेश्चन आया था गेट 2014 सिविल इंजीनियरिंग IN and PI के पेपर में। द क्वेश्चन इज, द पॉपुलेशन ऑफ अ न्यू सिटी इज़ 5 मिलियन एंड इज़ ग्रोइंग एट 20% एनुअली। हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू डबल एट दिस ग्रोथ रेट? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 3 to 4 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 to 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 to 6 ईयर्स, या फिर ऑप्शन डी 6 to 7 ईयर्स। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं मेथड 1, द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन पार्ट था पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज़ 5 मिलियन एंड द एनुअल ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन इज़ 20%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आफ्टर 1 ईयर देखता हूँ तो पॉपुलेशन की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी वैल्यू होगी ओरिजिनल वैल्यू विच वॉज 5 मिलियन प्लस 5 मिलियन पर 20% का ग्रोथ। सो 5 इंटू 20%, तो फाइनल आंसर जो आपको आएगा दैट वुड बी 6 मिलियन। तो 1 साल पहले 5 मिलियन था पॉपुलेशन और 1 साल के बाद 6 मिलियन हो गया। सिमिलरली आपको आगे बढ़ना है टिल यू गेट 10 मिलियन पॉपुलेशन, राइट? क्योंकि हमें बताना था कि कौन से ईयर के बीच में हमारी पॉपुलेशन डबल होती है। तो फिलहाल डबल तो नहीं हुई है ना, 5 मिलियन से 6 मिलियन हो चुकी है ना। वी आर इन सर्च ऑफ 10 मिलियन पॉपुलेशन। चलिए, तो आफ्टर 2 ईयर्स की कहानी देखते हैं। X1 विच वॉज पॉपुलेशन प्रीवियसली जो 6 मिलियन था प्लस 6 मिलियन पर अगेन एनुअल ग्रोथ 20% का है। सो 6 मिलियन इंटू 20/100 करोगे तो 6 + 6/5 आएगा विच मीन्स 7.2 मिलियन। अभी भी 10 मिलियन नहीं हुआ है, सो वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट ईयर। सो आफ्टर 3 ईयर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्रीवियस पॉपुलेशन प्लस प्रीवियस पॉपुलेशन इंटू 20/100 विच कम्स आउट टू बी 8.64 मिलियन। अभी भी हमारा सर्च ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमको जाना पड़ेगा आफ्टर 4 ईयर के स्टोरी में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप प्रीवियस पॉपुलेशन प्लस प्रीवियस पॉपुलेशन इंटू 20/100, अब आंसर आ गया 10.368 मिलियन। बट हमको तो चाहिए था 10 मिलियन, राइट? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, ओरिजिनली हम 5 मिलियन पर थे और हमको बताना था कि कौन से ईयर में ये हो जाएगा डबल। डबल का मतलब 5 का डबल 10 मिलियन, है ना? तो कौन से ईयर में ये हुआ? हम अगर एनालाइज करें ध्यान से, आफ्टर 4 ईयर्स, है ना, तो 4 ईयर की कहानी में 10 मिलियन से ज़्यादा हुआ है ना? हमको 10 मिलियन एग्जैक्ट चाहिए, 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना? इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि बिटवीन 3 and 4 ईयर्स कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डबल हो गया, राइट? एंड इसलिए ऑप्शन ए जो था, जो हमसे कह रहा था 3 to 4 ईयर्स, है ना, इसके बीच में, दैट इज़ द राइट आंसर। क्लियर? बहुत ही सिंपल था, बट मेथड 1 में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था। तो चलिए देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रोथ।
ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो पढ़ लेते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता कि उसका अप्लाई कहाँ पर करें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दिस इज़ द रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये चीज़ें आप आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हो। अगर कोई इशू सामने आता है रिलेटेड टू द इंडियाज़ इकोनॉमी, रिलेटेड टू द इंडियाज़ जीडीपी या इनफैक्ट पॉपुलेशन के बारे में, तो ये सारे कंसेप्ट यूज़ हो सकते हैं। जैसे आप देखो लॉ ऑफ ग्रोथ स्टेट करता है dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कांस्टेंट, राइट। सो हमने ये कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर हम कह रहे हैं k इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर k लेस देन 0 हो जाए तो वो लॉ ऑफ ग्रोथ की जगह लॉ ऑफ डीके हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको कहना होगा k इज़ ग्रेटर देन 0। चलो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने यूज़ किया है वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक। जो x के वेरिएबल्स थे हमने लेफ्ट हैंड साइड में बुला लिए हैं और जो t के थे वो राइट हैंड साइड में। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ दी साइड। सो इंटीग्रल dx/x इज इक्वल टू इंटीग्रल k dt। नाउ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है यू कैन से इंटीग्रल dx/x इज log x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल k dt। k कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल dt इज t प्लस मैंने यहाँ पर जोड़ा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को एक्सपोनेंशियल से रेज करते हैं। फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, हमको चाहिए x इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखते हो अब ये एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड कहना चाहता है e रेज टू log x विच इज़ x दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इंडाइसिस का इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं e का पावर kt इंटू e का पावर c डैश। दिस इज इक्वल टू e का पावर kt एंड लेट अस से e का पावर c डैश इज इक्वल टू अ न्यू कांस्टेंट c, है ना। यहाँ पर एक नया कांस्टेंट c इंट्रोड्यूस हो चुका है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ ग्रोथ। आई होप ये आपको समझ में आया क्योंकि इसी का इस्तेमाल करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड वी हैव अंडरस्टूड x इज इक्वल टू c इंटू ई का पावर के टी, राइट। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन पार्ट था इनिशियली जब हम टाइम 0 पर है, टाइम 0 मतलब 0 ईयर, है ना। पॉपुलेशन था 5 मिलियन, राइट। तो मैं कहना चाहता हूँ t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू थी 5। इस चीज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर और फिर हमको मिलता है 5 इज इक्वल टू c इंटू ई का पावर k इंटू 0। सो e का पावर 0 इज़ 1 तो c की वैल्यू आ गई 5। दिस वॉज दी फर्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, एक साल आगे बढ़ेंगे, है ना। सो t इज इक्वल टू 1 तब पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा। x इज इक्वल टू ओरिजिनल पॉपुलेशन प्लस पॉपुलेशन पर 20% का इंक्रीज। सो फाइनल आंसर जो आता है दैट इज 6 मिलियन, राइट। अब अगेन मैंने कंक्लूड किया कि t इज इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू होगी 6 और ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर और फिर मेरे को मिलता है e का पावर k इज इक्वल टू 6/5। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली हमको फाइंड करना था कि कौन से ईयर में हमारी पॉपुलेशन डबल होती है। सो 5 का डबल इज 10, राइट। सो x की वैल्यू 10। तो अब फाइनली इस चीज़ का इस्तेमाल करना है टू गेट द आंसर। प्रीवियस स्लाइड में हमने x का इक्वेशन फाइंड किया था, x इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू के टी। हमने c की वैल्यू भी फाइंड की थी विच वॉज 5, राइट। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो फॉर नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ t फॉर x इज इक्वल टू 10। तो x को 10 रखा गया है, c को 5 एंड देन e रेज टू के टी। सो e रेज टू के टी इज इक्वल टू 2। अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं e का पावर k दी होल पावर t इज इक्वल टू 2। ये मैंने जानबूझकर किया है क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में e का पावर k भी निकाला था। सो e का पावर k वॉज 6/5 फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। सो आई एम एट दिस इक्वेशन नाउ। 6/5 दी होल पावर t इज 2। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक log ऑन बोथ दी साइड। अगर आप log लेते हो ऑन बोथ दी साइड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ t। सो log ऑफ 6/5 दी होल पावर t इज इक्वल टू log t। log की प्रॉपर्टी के हिसाब से t log 6/5 इज इक्वल टू log 2 एंड फाइनली यू कैन से t इज इक्वल टू log 2 pi log ऑफ 6/5। कैलकुलेटर में पुट कीजिए और आंसर आपको आ जाएगा 3.8। इट्स अप्रॉक्स
3.8, ठीक है। तो आप बेसिकली कह सकते हो आपकी पॉपुलेशन डबल हुई है बिटवीन 3 to 4 ईयर्स। तो अब तक हमने देखा मेथड 1 द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, मेथड 2 में कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब देखते हैं मेथड 3, इट्स अ शॉर्टकट। अगर आपके कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यू कैन इवन से सर ये क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड था और इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच सिंपली सेस आपका फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होल पावर टाइम पीरियड इन ईयर्स, राइट। तो यहाँ पर 10 मिलियन हमारा फाइनल अमाउंट था, दैट इज इक्वल टू 5 मिलियन द इनिशियल अमाउंट इनटू 1 प्लस एनुअल ग्रोथ कितने परसेंट का था, 20%, राइट। सो 20/100 दी होल पावर टी। अब देखना 5 1s आर 5 2s आर मिलियन मिलियन कैंसिल आउट, राइट। तो यहाँ पर 2 बच गया एंड अगर ये सॉल्व करोगे सो 0 0 कैंसिल आउट, 2 1s आर 2 5s आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 6/5 आता है। सो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि 6/5 दी होल पावर टी इज इक्वल टू 2। और यही चीज़ तो प्रीवियस मेथड में भी मिला था जहाँ पर मैं आपसे कह रहा था टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड। तो अगर आप लॉग लेते हो ऑन बोथ दी साइड, लॉग ऑफ 6/5 दी होल पावर टी इज इक्वल टू log 2 एंड इफ यू रीअरेंज यू विल गेट टी इज इक्वल टू log 2 बाई log 6/5। अभी हमने प्रीवियस इसमें किया था जिसका आंसर आता है 3.8 ईयर्स। फाइनली आप कह सकते हो हमारी पॉपुलेशन डबल होती है बिटवीन 3 to 4 ईयर्स और इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। आई होप यू एन्जॉयड दी मेथड्स। ये सारे कंसेप्चुअल एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज श्रेनिक जैन, पीस आउट। This question is based on time and work. The question is, if 4 examiner can examine a certain number of answer books in 8 days by working 5 hours a day, for how many hours a day would 2 examiner have to work to examine twice the number of answer books in 20 days? Option A 6, option B 7, option C 8, or else option D 9. Pause the video and try by yourself once. So let us see method 1 to solve the question. Method 1 is, we know the relationship MDH upon W is equal to MDH upon W, which means M1 D1 H1 W1 is equal to M2 D2 H2 upon W2, right? So if we see the first line of the question, we have 4 examiners that can examine certain number of answer book. So they can do certain work, let us say W, right? In 8 days by working 5 hours a day. Okay. So from here we can say we have 4 examiners. So M1 is 4. They are working for 8 days. So D1 is 8. They are working 5 hours a day. So H1 is 5. And because they are doing some certain work which we do not know what is the value of work, so we will say W1 is W. Okay. Now see the next line. In the next line they are saying, for how many hours a day, for how many hours a day would 2 examiners have to work to examine the twice the number of answer books in 20 days. Now the work is twice, okay? So W2 is 2 times of W. The work is twice and they are spending 20 days, right? They are spending 20 days. So the value of D2 is 20. How many examiners are there? There are 2 examiners. So M2 is 2 and you have to find what is H2. So it's a very basic calculation which you can do, right? W will cancel with W, right? And if you rearrange, you will get H2 is equal to 2 into 4 into 8 into 5 upon 2 into 20. So 2 and 2 cancel out. Then 4 1s are, 4 5s are, and 5 cancel out. The final answer is H2 is 8. So this is method 1, how you can solve the question. Now let us see method 2. So let us see method 2, how to solve this question using the simple logic of time and work. So according to the time and work, the logic is very simple. M is equal to W by
D, right? We are going to use this logic only. 4 examiner can examine a certain number of answer books in 8 days by working 5 hours a day, right? So I can say 4 examiner can do 1 unit of work in 8 days, but they are working 5 hours per day, right? Now, according to the next line, what is the next line? For how many hours a day would 2 examiner have to work to examine twice the number of answer books in 20 days? This means I have to go for 2 examiner. I know about 4 examiner. If I need the knowledge of 2 examiner, I just have to divide the equation 1 by 2 in left hand side and right hand side. So if I do that, left hand side becomes 2 examiner and right hand side becomes 1 unit of work upon 2 into 8 days into 5 hours per day, right? So if you basically do the calculation, it is 1 unit of work upon, so days and days will cancel out and you will get 8 5s are 40 and 40 into 2 is 80, right? So 80 hours. But there is a catch. Now what is the catch? They are working for 20 days and they have to do twice the number of answer book compared to the previous. So previously they were doing 1 unit of work, now they have to do double the work. So if I need double, I have to multiply 2 and I have to divide by 2, right? Then I will get double work in the numerator. Divide by, we have 160 hours. Now you have to understand in the first step, what you are seeing here, in the first step you are seeing, to do 1 unit of work, they are working 8 days and every day they are putting 5 hours per day, right? Now, in our scenario, what we have understood is 2 examiner can do twice the work in 160 hours. But what if I say they are only working for 20 days? Now tell me how much hours they have put in this 20 days. So your calculation would be, okay, now I have 2 players, this is 20 days and from the calculation I got 160 hours, right? So calculation I got 160 hours. So how to find how much hours they have put in a day? So it's very simple. If I divide 20 days, I divide 20 days here, are you getting hour per day? It's very simple logic, right? So 0 and 0 cancels, 2 ones are, 2 eights are. So in 20 days, they are basically putting 8 hours per day to do the work. So the right answer is C. This is another method to solve the question. It is little bit lengthy and logical. If your logics are right, then only you can use this, or else go with method 1.